मेरी पत्नी, जो एक पीढ़ियों से चली आ रही कंपनी की सीईओ है, उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि एक बिजनेस पार्टी के दौरान हमारा तलाक हो चुका है। उसने मुझे एक युवा छात्रा के साथ उंगलियां फंसाए हुए देखा। चेहरे पर एक हल्की मुस्कान के साथ उसने मेरी ओर देखकर कहा, तुम काफी व्यस्त लग रहे हो मेरे पति। मैंने उसके उस बड़े प्यार की ओर देखा जिसे उसने अपनी बाहों में थाम रखा था। उसकी आंखें लाल थीं और वह भी उसे उसी तरह देख रहा था। उसी शाम उसने मुझे बेडरूम में घेर लिया। उसकी आंखें लाल थीं, जो उसके लिए बहुत ही दुर्लभ बात थी। उसने मुझसे वजह पूछी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे यह सब बस मजाक लग रहा था। आखिर वह वही तो थी जो अपने उस बड़े प्यार को कभी भूल नहीं पाई थी। पूरी दुनिया जानती थी कि उसने मुझसे सिर्फ इसलिए शादी की थी क्योंकि उसके बड़े प्यार ने शादी वाले दिन ही उसे छोड़ दिया था। वह मैं ही था जिसने एक ढीले ढाले सूट में उस महिला से शादी की जिसे मेरा नाम तक याद नहीं था। निजी तौर पर हमारे दोस्त और परिवार वाले कहते थे कि मैं बहुत दयनीय हूं। मैं अपनी पत्नी के बड़े प्यार का सिर्फ एक विकल्प था। यहां तक कि हमारी सुहागरात के बीच में भी वह अपने उस बड़े प्यार के एक फोन कॉल पर चली गई थी। मैंने विरोध नहीं किया। मैंने कोई तमाशा नहीं किया। वह लगातार उससे मिलने विदेश जाती रही और मैं तब तक चुप रहा जब तक कि सुन्नन के उस बड़े प्यार का तलाक नहीं हो गया। इत्तेफाक से मैंने उसे लाल आंखों के साथ उससे पूछते हुए सुना, अब जब मैं वापस आ गया हूं तो क्या तुम अब भी मुझसे शादी करना चाहती हो? सुन्नन एक पल के लिए खामोश रही। जिस पल उसने मजबूती के साथ हां कहा, मुझे समझ आ गया। मेरे लिए सुन्नन के पति की जगह खाली करने का समय आ गया था। अगले दिन मैंने उसके सामने तलाक के कागजात रख दिए। उसने उन पर एक नजर तक नहीं डाली। वह अपने उस बड़े प्यार से फोन पर बात करते हुए साइन करती रही। मेरी बात सुने बिना ही वह जल्दबाजी में चली गई। उसे दूर जाते देख मेरे मन में आत्म तिरस्कार की एक लहर दौड़ गई। मैं वाकई उसका चेहरा देखना चाहता था जब उसे सच्चाई पता चलेगी। तलाक का सर्टिफिकेट मिलने में अभी 2 हफ्ते से थोड़ा ज्यादा समय बाकी था। मैंने इस समय का उपयोग अपना सामान समेटने और अपने दोस्तों को अलविदा कहने के लिए किया। लेकिन उम्मीद के विपरीत सुन्नन अचानक मुझे घर ले जाने के लिए लेने आ गई। वापस आते समय उसे अचानक कुछ याद आया और उसने कहा, शिंजो, 2 हफ्ते पहले वह कौन सा दस्तावेज था जिस पर तुमने मुझसे साइन करवाए थे? मुझे इस बारे में सोचने में इतना समय लग गया। इन दिनों वह अपना सारा समय सोम झिंग्यान के आसपास घूमने में बिताती थी, तो वह इतनी छोटी बातों की परवाह कैसे कर सकती थी? मैंने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। मैं अपना मुंह खोलने ही वाला था कि तभी सुन्नन का फोन फिर से बज उठा। एनगान, मैंने बहुत ज्यादा पी ली है। मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। क्या तुम मुझे लेने आ सकती हो प्लीज? फोन के दूसरी तरफ उस थोड़े शिकायत भरे लहजे को सुनकर स्टीयरिंग व्हील पर सुन्नन की उंगलियां सफेद पड़ गईं। उसके चेहरे का भाव अचानक गहरा गया। सोम झिंग्यान, मैंने तुमसे अनगिनत बार कहा है, मैं शादीशुदा हूं। वहां सन्नाटा छा गया। फिर उसने कहा, तो क्या हुआ अगर तुम शादीशुदा हो? उस दिन दूल्हा मुझे होना चाहिए था। इस बेपरवाह लहजे ने सुन्नन को आपे से बाहर कर दिया। 3 साल की शादी में मैंने उसे हमेशा शांत और खुद पर काबू रखते हुए देखा था। यह पहली बार था जब मैंने उसे अपना नियंत्रण खोते देखा। उसने अचानक ब्रेक लगाया जिससे टायर सड़क पर जोर से चरचराए। लेकिन क्या तुम आए थे? दूसरी तरफ पूरी तरह सन्नाटा छा गया। एक पल बाद आवाज कांपने लगी, सॉरी, मैं तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करूंगा। फिर कॉल अचानक कट गया, लेकिन सुन्नन के चेहरे के भाव फिर भी नहीं सुधरे। काफी देर बाद उसने हार मान ली। हार कर उसने कुछ शब्द टाइप किए, मुझे एड्रेस भेज दो। एड्रेस मिलने के बाद वह मेरी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा माफी से भरा था। मुझे पता था कि वह क्या कहने वाली है, इसलिए मैंने उसे पहले ही रोक दिया। अगर तुम्हें कुछ काम है तो जाओ, मैं घर जाने के लिए टैक्सी ले लूंगा, कोई बात नहीं। मुझे दरवाजा खोलते और अपना छाता खोलते देख सुन्नन को आखिरकार अपराध बोध महसूस हुआ। उसने धीमी आवाज में कहा, जैसे ही मैं फ्री होती हूं मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। मैंने सिर हिलाया और बारिश में खड़े होकर उसे तेजी से दूर जाते देखा। भावनाओं का एक जटिल सैलाब मेरी आंखों में उमड़ रहा था। मुझे सुन्नन से प्यार करते हुए अब 7 साल हो गए हैं। मुझे आज भी वह पहली बार डांस हॉल का दृश्य पूरी तरह याद है जहां मुझे उससे पहली नजर में प्यार हो गया था। उसने ट्रेनिंग स्कर्ट पहनी थी और उसका शरीर शालीनता के साथ लहरा रहा था। वह अकेले ही पूरे प्रांत की डांस प्रतियोगिता का चैंपियन बन गया था। वह उस इवेंट का मुख्य चेहरा बन गया था जिसने बारिश के बीच पूरी ऑडियंस का दिल जीत लिया था। मैंने सुन्नन को एक मैसेज भेजा, जो दस्तावेज तुम ढूंढ रही थी वह पैसेंजर साइड के डैशबोर्ड बॉक्स में है। अगर तुम जानना चाहती हो कि वह क्या है तो बस उसे खोल लेना। आधे घंटे बाद मैं पहले ही घर वापस आ गया था। क्वान ने आखिरकार एक साधारण जवाब दिया, जरूरत नहीं है। तुम मुझसे जो भी साइन करवाओगे उससे मेरा नुकसान नहीं हो सकता। जिसका मतलब था कि वह उसे नहीं देखेगी। जाहिर है वह सोम झिंग्यान को लेने जाने की जल्दी में थी, जिसने बहुत ज्यादा पी रखी थी।
उसके पास एक नजर डालने का समय कैसे होता? भले ही वह दस्तावेज वहीं हाथ के पास रखा था। पूरा दिन बारिश होती रही। अगले दिन शाम को जाकर बारिश थमी। मैं इस पूरे समय घर पर ही रहा। चुपचाप मैंने उन सभी पोस्ट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिया जो मैंने अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में की थी। अपने सोशल मीडिया को साफ करने के बाद मैंने ऐप बंद किया और तभी मेरी नजर सोम जिंग्यान की एक नई पोस्ट पर पड़ी जो 9 तस्वीरों का एक कोलाज था। वे बहुत ही निजी तस्वीरें थीं। हर एंगल को बहुत सोच समझकर चुना गया था। उनमें एक महिला का पतला और नाजुक हाथ दिख रहा था। मुझे पता था कि वह सुन्नन का हाथ था और मुझे यह भी पता था कि सोम जिंग्यान ने यह जानबूझकर किया था। लेकिन अब ये छोटी बातें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती थीं। मैंने अपना फोन बंद कर दिया। मैं उठा और अपने लिए सलाद बनाने किचन में चला गया। डिनर बस तैयार ही हुआ था कि तभी सुन्नन अचानक घर आ गई। उसके हाथ में केक देखकर मैं एक पल के लिए ठिठक गया। लेकिन तुम्हें तो मिठाई पसंद नहीं है, तुम अचानक केक क्यों खरीद लाई? सुन्नन पास आई और मेरा डिनर देखा। उसने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी। तुम भूल गए कि आज तुम्हारा जन्मदिन है? इतना साधारण खाना क्यों? मैं सदमे में रह गया। जब मैं 4 या 5 साल का था तब मेरे माता पिता का तलाक हो गया था। उन्होंने मुझे मेरी दादी के पास छोड़ दिया था। जब मैं 15 या 16 साल का हुआ तो मेरी दादी का निधन हो गया। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं बचा था और मैंने फिर कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाया। लेकिन सुन्नन से शादी के इन 3 सालों में उसे हर साल यह याद रहता था। बहुत व्यस्त होने पर भी वह इसे मेरे साथ मनाने के लिए जल्दी घर आता था। जब मैं किसी लंबी यात्रा से लौटता था तो वह मेरी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहता था और खास तौर पर मुझे लेने एयरपोर्ट आता था। अगर तूफान आता था और यह जानते हुए कि मुझे डर लगता है, वह मुझे प्यार से दिलासा देता था। मुझे लगा था कि यह सारी देखभाल और प्यार भरे इशारे प्यार का ही एक रूप है। हमारी शादी की सालगिरह के दिन तक, जब सुन्नन ने ऑफिस में काम होने का बहाना बनाया और हमारे कैंडल लाइट डिनर को कैंसिल कर दिया। दुखी होकर मुझे जामो ने एक बार में जैकेट पहुंचाने के लिए बुलाया और वहां इत्तेफाक से मेरी मुलाकात सोम जिंग्यान से हुई। वह पूरी तरह नशे में धुत था और उसी शख्स से चिपका हुआ था जिसे ऑफिस में ओवरटाइम करना था। वह उसे किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं था। सुन्नन का चेहरा काला पड़ गया। गुस्से में उसने उसे धक्का देने की कोशिश की। सोम जिंग्यान, भाड़ में जाओ, अपनी ये बकवास बंद करो और मुझे छोड़ो। तुम मुझे क्या समझते हो? कोई खिलौना जिसे तुम जब चाहो फेंक सको और जब चाहो उठा सको? सोम जिंग्यान उसकी एक बात नहीं सुन रहा था। वह जिद के साथ उन्हीं हाथों से बार बार उसकी कमर को थामे जा रहा था। आखिरकार सुन्नन ने हार मान ली। वह वहीं जड़ होकर खड़ा रहा। सोम जिंग्यान, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? उस पल मेरे हाथ से बैग छूट गया। मेरे दिमाग में कई तस्वीरें घूमने लगीं। वे हाथ जो भीड़ के बीच मेरे हाथों को इतनी मजबूती से थामते थे, वह छाता जो बारिश में मेरी तरफ झुका रहता था। हर दृश्य सोम जिंग्यान के लिए सुन्नन के प्यार का सबूत था। मैंने ये सारे पल अपनी आंखों से देखे थे, इसलिए मैं सच्चाई से इनकार नहीं कर सकता। 3 साल की शादी के बाद भी, उसकी पत्नी होने के नाते भी, भले ही मुझे कभी उसका थोड़ा ध्यान मिला हो, इसमें से कुछ भी सच्चाई को नहीं बदलता। सटीक रूप से कहूं तो सुन्नन ने मुझे जो थोड़ी सी दया दिखाई थी, वह असल में मैंने सोम जिंग्यान से चुराई थी, जो बस कुछ समय के लिए ओझल हुआ था। मैं प्यार के उस छोटे से टुकड़े से चिपका रहा ये सोचकर कि मुझे सब कुछ मिल गया है, लेकिन हकीकत में वह कभी मेरा था ही नहीं, एक सेकंड के लिए भी नहीं। इसलिए केक पर 24 नंबर देखकर मुझे बिल्कुल कुछ महसूस नहीं हुआ। मैंने बस शिष्टता से सिर हिलाया और कहा, थैंक यू। सुन्नन ने मोमबत्तियां जलाईं और हल्की मुस्कान के साथ मुझसे कहा, शेंझू, हम पति पत्नी हैं। थैंक यू जैसे औपचारिक शब्द का इस्तेमाल मत करो, एक विश मांगो। मैंने सिर हिलाया। जिस पल मैं विश मांगने वाला था, सुन्नन का फोन बज उठा। उसकी आंखों में हल्की सी घबराहट देखकर मैंने अंदाजा लगा लिया कि वह कौन था और मैं वापस बैठ गया। हकीकत ने मुझे सही साबित कर दिया। 1 मिनट बाद उसने फोन काट दिया और सुन्नन चली गई। बाहर दूर जाते इंजन की आवाज सुनते हुए मेरे होंठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। कमरे में रोशनी नहीं थी। मोमबत्ती की टिमटिमाती लौ दीवार पर मेरी तन्हा परछाई बना रही थी। मैंने अपने हाथ जोड़े और अपने 24वें जन्मदिन के लिए एक दुआ मांगी। इस नए साल में मैं अब सुन्नन से प्यार नहीं करूंगा। 3 दिन बाद प्रमोशन 21 की पूर्व छात्रों की बैठक में मैंने उसे फिर से देखा। वह सबके बीच घिरा हुआ बैठा था। जैसे ही उसने मुझे देखा, वह मेरे पास आकर बैठ गया। हम दोनों को साथ बैठा देख कमरे का माहौल थोड़ा अजीब हो गया। मुझे पता था कि यह मेरी वजह से है। आखिर मेरे पुराने कॉलेज के साथियों की नजर में अगर मैंने सुन्नन से शादी की थी तो वह सिर्फ संघर्ष के कुछ सालों से बचने के लिए थी। इसीलिए सब मुझे नीची नजर से देखते थे, लेकिन मैंने उनकी दुर्भावनापूर्ण बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं शांत और स्थिर बैठा रहा।
क्लास का मॉनिटर जो देर से आया था, उसके हाथ में एक बड़ा कार्डबोर्ड बॉक्स था। उसने सबका अभिवादन किया। अगर मैंने आज आप सबको यहाँ इकट्ठा किया है तो सबसे पहले इसलिए ताकि हम फिर से संपर्क में आ सकें, और दूसरा क्योंकि खुद को पत्र लिखने वाली एक्टिविटी की समय सीमा आज खत्म हो रही है। आज उन सबको साथ पढ़ने का यह सही मौका है। इन शब्दों के साथ ही शोर शराबे के बीच सब आगे की ओर झपटे। क्यों ना हम इसे थोड़ा और मजेदार बनाएं। हर कोई एक चिट्ठी निकालेगा और उसे जोर से पढ़ेगा। क्या कहते हो? हाँ, बहुत अच्छा विचार है। चलो पहली चिट्ठी मैं निकालता हूं। क्लास का सबसे लोकप्रिय लड़का भीड़ से रास्ता बनाते हुए आगे आया और उसने पहली चिट्ठी निकाली। उसके आसपास के उत्सुक लोगों ने उसे उकसाया, जल्दी खोलो इसे। उसने अपना गला साफ किया और पत्र को खोला। मेरे 5 साल बाद वाले स्वयं को नमस्कार। इस वक्त मैं तुम्हें धूप में बैठकर यह पत्र लिख रहा हूं। मुझे नहीं पता कि तुम यह पत्र किन परिस्थितियों में पढ़ोगे, तुम कैसा महसूस करोगे, या तुम किस मानसिक स्थिति में होगे, लेकिन मैं तुम्हें वह बताना चाहता हूं जो मैं इस खास पल में महसूस कर रहा हूं। इस पहले पैराग्राफ के बाद पूरा कमरा शांत हो गया। सबकी निगाहें मेरी तरफ मुड़ गईं। सुन्नन, जो अपने फोन पर खेल रही थी, उसने भी अपना सिर उठाया। उसने मेरी ओर पूरी तरह हैरान होकर देखा। मेरा चेहरा, जो आमतौर पर शांत रहता था, पत्र की सामग्री के बारे में सोचकर मेरा दिल अचानक एक धड़कन चूक गया। लड़के ने मेरी ओर एक नजर डाली और एक शरारती मुस्कान के साथ पढ़ना जारी रखा। इस साल मैं 19 साल का हूं। मैंने अभी कॉलेज के दूसरे साल में कदम रखा है और मुझे सुन्नन से प्यार हो गया है, लेकिन उसे इस बात का पता नहीं है। सच तो यह है कि अगर उसे पता चल भी जाए तो इससे कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि वह किसी और से प्यार करती है। उसके लिए मेरा गुप्त प्यार कभी मुकम्मल ना होने के लिए ही बना था। तुम शायद सोच रहे होगे कि जब इसका असफल होना तय था तो मैंने हार क्यों नहीं मानी। मैं तुम्हें बताता हूं, मुझे उसकी वह बेखौफ आभा पसंद थी जब वह भीड़ की तालियों के बीच होती थी। वह शाम की ठंडी हवा में उसका होना और उसका बेपरवाही से वह सामान उठाना जो मुझसे गिर गया था। उसका किसी के प्रपोजल को ठुकराने का तरीका हमेशा शालीनता और ईमानदारी के साथ। मेरी आंखें उसे चुपके से देखने के लिए मुड़ जाती थीं, लेकिन जब मुझे पता चला कि डांस करते समय उसे चोट लगी है तो दर्द मुझे हुआ था। वह मैं ही था जिसने तूफान का सामना करते हुए चुपके से उसके दराज में दवाइयां रखी थीं। वह मैं ही था जिसने पूरी रात डायरी में उसका नाम लिखने में बिताई थी। और भले ही उसे पूरी जिंदगी मेरा नाम याद न रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक तरफा प्यार वह जंग है जो इंसान अकेले लड़ता है। इस पत्र को पढ़ने के बाद कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। जहां तक सुन्नन की बात है, वह पूरी तरह सुन्न रह गई। उसे उस साल की वह असहनीय घटना याद आई। उसे याद आया कि नफरत भरी नजरों की भीड़ के बीच वह एक शख्स बिना किसी हिचकिचाहट के उठा था और मजबूत कदमों से चलकर उसके पास आया था। इसी पल उसे आखिरकार समझ आया कि मैंने उससे शादी क्यों की थी। यह वैसा नहीं था जैसा सब कहते थे, शक्ति और अमीरी से जुड़ने के लिए। यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि मैं कई सालों से उससे गुप्त रूप से प्यार करता था। एक पल में उसका दिल, जो इतने लंबे समय से सोया हुआ था, बिना किसी कारण के जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक उसके मन में उन सभी दबे हुए सवालों को पूछने की तीव्र इच्छा हुई। सब कुछ साफ करने की चाहत जगी। लेकिन इससे पहले कि वह एक शब्द भी बोल पाती, सोम झिंगयान का फोन बज उठा। ननगान, मैं क्लब के नीचे फंसा हुआ हूं। लेनदारों ने मेरा रास्ता रोक रखा है। उसने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि सुन्नन के चेहरे का रंग उड़ गया। वह एक झटके में उठी और सीढ़ियों से नीचे दौड़ गई। लोगों का एक समूह ठीक उसके पीछे पहुंचा। वे सोम झिंगयान को बचाने के लिए दौड़े। मैं सीढ़ियों से नीचे आया और मैंने यही नजारा देखा। मैं वहीं जम गया। अनजाने में मैंने अपनी आंखें सुन्नन की ओर उठाईं, लेकिन मैंने सिर्फ उसकी पीठ देखी जो सोम झिंगयान को बचाते हुए दूर जा रही थी। ये वह ध्यान था जो मुझे कभी नहीं मिला। मैंने अपनी आत्म तिरस्कार भरी मुस्कान छिपाने के लिए आंखें नीचे कर लीं। फिर मैं अकेला और खामोश अपने घर लौट आया। सुबह की पहली किरण के साथ सुन्नन वापस आई। मुझे सोफे पर बिना एक शब्द बोले बैठा देख उसे आखिरकार याद आया कि उसे मुझे एक स्पष्टीकरण देना चाहिए। शेंझो, आज हम सब दोस्तों के बीच थे। सोम झिंगयान के साथ जो हुआ उसे मैं अनदेखा नहीं कर सकती थी। मेरा दिल उसे बेनकाब करने का नहीं हुआ। मैंने बस एक हल्की सी आवाज की। मैंने अपना पजामा लिया और बाथरूम में चला गया। आधे घंटे बाद मैं अपने बाल पोंछते हुए बाहर निकला और देखा कि सुन्नन मेरा फोन पकड़े हुए है। उसके चेहरे के भाव थोड़े अजीब थे। शिंजो, तुमने हवाई जहाज का टिकट क्यों खरीदा है? मैं एक पल के लिए हैरान हुआ, फिर तुरंत संभल गया और उससे फोन वापस ले लिया। मैंने इसे नहीं खरीदा। यह शायद एयरलाइन कंपनी का कोई प्रमोशनल ऑफर होगा। पक्का कोई एडवर्टाइजमेंट वाला एसएमएस होगा।
सुन्नन और जानना चाहती थी, लेकिन यह देखकर कि मेरी और कुछ बताने की इच्छा नहीं है, उसने अपने सवाल पूछने की इच्छा को दबा दिया। आखिर मैं उससे कभी झूठ नहीं बोलता, है ना? इसलिए उसने फोन रख दिया, सिर हिलाया और बाथरूम की ओर चली गई। जब मेरे बाल सूख गए तो सुन्नन नहाकर बाहर निकली। उसने मेरी कमर में हाथ डाला और मुझे चूमने के लिए अपने पंजों पर खड़ी हुई, लेकिन मैंने अपना सिर घुमा लिया। उसके उस तपते हुए चुंबन से बचते हुए मैंने रूखे स्वर में कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं जल्दी सोना चाहता हूं। सुन्नन ने जोर नहीं दिया और लाइट बंद कर दी। अगला दिन सुहावना था। हम गाड़ी से गर्म पानी के झरने हॉट स्प्रिंग पर गए। झरने के गर्म पानी ने मेरी थकी हुई नसों को पूरी तरह आराम पहुंचाया। दीवार के सहारे टिककर मैं उठते हुए सफेद भाप को देख रहा था। मुझे धीरे धीरे नींद आने लगी और बिना पता चले मैं सो गया। शायद मुझे शोर की आदत थी, क्योंकि मुझे दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई नहीं दी। सुन्नन ने मुझे कई बार पुकारा। मेरी तरफ से कोई जवाब न मिलने पर वह चिंतित होने लगी। उसने दरवाजा धक्का देकर खोला और सीधे अंदर आ गई। मुझे वहां अर्ध बेहोश देखकर उसका दिल बैठ गया। वह मुझे उठाने के लिए झरने में कूद गई। मैंने अपनी आंखें खोलीं। अभी भी धुंधला सा महसूस हो रहा था। कमरा भाप से भरा था। त्वचा से त्वचा का स्पर्श हो रहा था। उसकी पहली प्रतिक्रिया मुझे वापस लिटाने और खिड़की खोलकर ताजी हवा आने देने की थी। मैं उठा और ड्रेसिंग रूम में चला गया। जब मैं कपड़े बदलकर बाहर निकला तो मुझ में बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। मैं बगल में बैठ गया। सुन्नन एक पल के लिए रुकी, फिर उसने मुझे अनदेखा कर दिया। वह मुड़ी और चली गई। मैं थोड़ा स्तब्ध था। इसी पल मुझे समझ आया कि शादी वाले दिन मेरे मन में जो विचार आया था वह कितना बेतुका था। प्यार में कोई भरपाई नहीं होती। किसी के दिल को खुलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। या तो आप प्यार करते हैं या नहीं, बस इतना ही। शुरू से ही मेरा दांव गलत था। इसलिए आज इस पूरी असफलता के सामने मैं इसे स्वीकार करता हूं। पता नहीं कितना समय बीत गया। मैं अकेला पीछे छूट गया। छत की तेज लाइट को देखते हुए मैं चुपचाप हंसा। मुझे एक कर्मचारी का फोन आया। उसने बताया कि मेरा वीजा तैयार है। मैंने अपने सभी कागजात इकट्ठे किए और पैकिंग शुरू कर दी। हर दिन मेज पर रखे कैलेंडर का एक पन्ना फट रहा है। साल खत्म होने वाला है। साल खत्म होने को है और मैं भी जल्द ही इस शहर को छोड़कर चला जाऊंगा, जहां मैं 20 से ज्यादा सालों से रहा हूं। इस पूरे हफ्ते के दौरान सुन्नन एक बार भी वापस नहीं आई, लेकिन सोम झिंग्यान मुझे हर रोज मैसेज भेज रहा था। 7 दिन शेष। उसने मुझे एक वीडियो भेजा। सुन्नन सोफे पर आधी बैठी थी और उसके कंधों की मालिश कर रही थी। उसके हाथ बहुत ही कोमल थे। देखते हुए मैंने वे सभी चीजें कूड़ेदान में फेंक दी जो मैंने इन सालों में उसके लिए खरीदी थीं। 5 दिन शेष। उसने मुझे कुछ तस्वीरें भेजीं। सुन्नन उसे महंगी घड़ियां गिफ्ट कर रही थीं और खुद उसके हाथ पर बांध रही थीं। मैंने तुरंत हमारी शादी की तस्वीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर उसे आग के हवाले कर दिया। 3 दिन शेष। यह एक ऑडियो रिकॉर्डिंग थी। सुन्नन सो रही थी, लेकिन वह लगातार बड़बड़ा रही थी, उसका नाम सच्चे और गहरे प्यार से भरी आवाज में। मैंने वे सभी तोहफे पैक किए जो उसने मुझे शादी के बाद दिए थे और उन्हें एक चैरिटी संस्था को भेज दिया। वह जिंदगी जिसे मैं अपना घर मानता था धीरे धीरे खाली हो गई। जहां तक मेरे कुछ सामानों का सवाल है, वे आखिरकार तैयार थे। घर के कर्मचारियों ने जब यह सब देखा तो वे थोड़े चिंतित हो गए। वे कई बार मुझसे पूछने आए कि क्या हो रहा है। मैंने मुस्कुराकर हल्के लहजे में जवाब दिया, हमारा तलाक हो रहा है, बस यही बात है। मैडम सहमत हैं या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि जब वह शांत होगी और तलाक के कागजात देखेगी तो वह खुशी से पागल हो जाएगी, है ना? आखिर इन दिनों उसकी नजरों में सिर्फ सोम झिंग्यान ही तो है। 2 दिन शेष। सोम झिंग्यान ने फिर से एक मैसेज भेजा। इस बार निशाना सुन्नन नहीं, बल्कि उसके माता पिता थे। उस तस्वीर को देखते हुए जिसमें वे तीनों मेज के चारों ओर दिल खोलकर मुस्कुरा रहे थे, मुझे बिल्कुल कुछ महसूस नहीं हुआ। मैंने फिर भी मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय मैं अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में गया। मैंने सोम झिंग्यान, सुन्नन और उनसे जुड़े सभी लोगों के नंबर डिलीट कर दिए। मेरे जाने वाले दिन साल की पहली बर्फ गिरी। मैंने वे डायरियां लीं जिन्हें मैंने पिछली रात अलग किया था, साथ ही वे प्रेम पत्र भी जो मैंने कभी भेजे थे, और उन सबको बगीचे में ले गया। आग की नारंगी लपटों ने मेरे चेहरे को रोशन किया और उनके साथ उस जवानी के प्यार के राज भी झलकर राख हो गए। मैंने अपना सिर उठाकर गिरते हुए बर्फ के गोलों को देखा और सोचने लगा कि यह बर्फबारी अभी और कितनी देर तक चलेगी। इतनी बर्फ काफी थी कि उसकी राख को ढक ले। जब मैं अपने ख्यालों में खोया हुआ था, तभी वह बड़ा दरवाजा जो अब तक बंद था अचानक खुल गया। सुन्नन, जिसे मैंने काफी समय से नहीं देखा था, वापस आ गया था।
तेज कदमों से चलते हुए उसने बर्फ में खड़े शख्स पर एक नजर डाली और पहले लिविंग रूम में गया, फिर बाहर आया। वह मेरे पास आकर रुक गया। उन हल्के गुलाबी लिफाफों को देखकर उसे स्वाभाविक रूप से उस शाम वाले पत्र की याद आ गई। उसका दिल, जो इतने लंबे समय से कठोर बना हुआ था, धीरे धीरे पिघलने लगा। मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत व्यस्त था। बस 1 या 2 दिन रुको, जब मैं फ्री हो जाऊं फिर हम आराम से बैठकर बात करेंगे। किस बारे में बात करनी है? मैंने पूछा। तलाक के बारे में। मैंने एक हल्की मुस्कान दी और अपनी आंखें उसकी ओर उठाईं। पूरी तरह शांत आवाज में मैंने कहा, नहीं, हमें उस बारे में बात करने की जरूरत नहीं है जो तुम सबसे ज्यादा चाहते थे। असल में वह मैं तुम्हें 1 महीने पहले ही दे चुका हूं। दे चुके हो? तुमने मुझे क्या दिया है? सुन्नन यह सवाल पूछने ही वाला था कि तभी उसका फोन कई बार बजा। उसने फोन अनलॉक किया और मैसेज पढ़े। उसकी आंखों के कोनों में एक मुस्कान तैर गई। उसके चेहरे के भावों को देखकर मैंने अंतिम प्रेम पत्र भी आग में डाल दिए। मैं खड़ा हुआ और मेरे लंबे कद ने पीछे जलती आग की रोशनी को ढक लिया। सुन्नन ने मैसेज का जवाब देना खत्म किया। प्रेम पत्र अभी अभी झलकर राख हुए थे। वह पहले ही भूल चुका था कि वह मुझसे क्या पूछना चाहता था। मैं खुद उसे दरवाजे तक छोड़ने गया। मैंने उसके लिए कार का दरवाजा खोला। ठंडी हवा का एक झोंका आया। सुन्नन ने देखा कि मैंने बहुत कम कपड़े पहने हैं तो उसने नरम आवाज में कहा, जल्दी अंदर जाओ, कहीं ठंड न लग जाए। लेकिन मैंने दरवाजे पर खड़े रहकर कार के शीशे से उसे जाते हुए देखने की जिद की। सुन्नन ने मुझे हाथ हिलाकर अलविदा कहते देखा। मैंने बुदबुदाते हुए कुछ कहा जो उसे साफ सुनाई नहीं दिया, लेकिन उसे लगा कि यह रास्ते में सावधानी से जाना जैसा ही कुछ होगा। पिछले 3 सालों में उसने ऐसी बातें अनगिनत बार सुनी थीं, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। कार स्टार्ट हुई और जल्दी ही मेरी नजरों से ओझल हो गई। मैं काफी देर तक बर्फ में अकेला खड़ा रहा। बेडरूम में वापस जाने से पहले मैंने एक कोट पहना और अपना सूटकेस लेकर नीचे आ गया। बर्फ और तेज होने लगी थी। बर्फ के फाहे मेरे सिर पर गिर रहे थे। दूर से ऐसा लग रहा था जैसे मेरे बाल सफेद हो गए हों। विला के सामने एक टैक्सी रुकी। अंदर बैठने से पहले मैं एक आखिरी बार पीछे मुड़ा और धीमी आवाज में वही बात दोहराई, अलविदा, अलविदा सुन्नन, अब झिंगबे में हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। सुन्नन पिछली रात सीधे सोम जिंग्यान के घर गया था। जिंग्यान ने उसके बचपन की तस्वीरें देखने की जिद की थी, इसीलिए वह भारी बैग लेकर लिफ्ट की ओर जा रहा था। वहां उसे एक अनजान महिला मिली। उस महिला से उसे एक जानी पहचानी और हल्की खुशबू आई। वह सोम जिंग्यान की पसंदीदा खुशबू थी। वह महिला अभी अभी उसके घर से निकली थी। क्या वह उसकी कोई दोस्त थी? सुन्नन के मन में थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन तभी लिफ्ट आ गई और उसने ज्यादा नहीं सोचा। उसने 7वीं मंजिल का बटन दबाया। उसे देखकर सोम जिंग्यान का चेहरा एक बड़ी मुस्कान से खिल उठा। वे दोनों अपनी यादों को ताजा करते हुए फोटो एल्बम पलटने लगे। बचपन की बातें करते हुए सुन्नन अपनी बाकी सारी चिंताएं भूल गया। दोपहर के आसपास सोम जिंग्यान के माता पिता वहां पहुंचे। न्यान, पिछले कुछ सालों में मैं और इसके पिता काम में बहुत व्यस्त रहे हैं। अगर तुम जिंग्यान का ख्याल रखने के लिए यहां ना होते तो पता नहीं वह खुद में कितना सिमट गया होता। हमें वाकई तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। सोम जिंग्यान सुन्नन के पास आया, लेकिन जैसे ही वह उसका हाथ थामने वाला था, उसकी मां ने उसे रोक दिया। तुम अब बड़े हो गए हो और तुमने अपना घर बसा लिया है। जिंग्यान अभी भी नासमझ है। वह हर समय तुम्हारे पीछे लगा रहता है। इसका बुरा मत मानना प्लीज। हम उससे बात करेंगे ताकि वह तुम्हें परेशान करना बंद करे। लिविंग रूम का माहौल तुरंत जम सा गया। सुन्नन उनकी बातों का इशारा बखूबी समझ गया था। उसकी सांसें एक पल के लिए रुकीं, फिर सामान्य हो गईं। उसके होंठों पर तैरती मुस्कान गायब हो गई। अब वहां सिर्फ झिझक और एक औपचारिक शिष्टाचार बचा था। सोम जिंग्यान के चेहरे के भाव भी बदल गए, लेकिन उसने ऐसा नाटक किया जैसे उसे अपनी मां की बात समझ ही ना आई हो। वह एक बड़ी मुस्कान के साथ सुन्नन की तरफ मुड़ा और विषय बदलने की कोशिश की। अरे नहीं, न्यान और मैं साथ बड़े हुए हैं। परेशानी की क्या बात है? वैसे भी उसने मुझसे वादा किया है कि वह मुझे वापस छोड़ देगा, है ना? सुन्नन ने अपना सिर उठाया। वह जवाब देने ही वाला था कि तभी उसकी नजर दोनों माता पिता की नजरों से मिली, जिनमें एक गहरा संदेश छिपा था। उसके होंठों पर आने वाले शब्द बदल गए। हाँ, यह तय था, लेकिन अभी मेरी सेक्रेटरी का फोन आया है। ऑफिस में कुछ इमरजेंसी है। चूंकि आप लोग यहां हैं तो मैं अब और ज्यादा खलल नहीं डालूंगा। इतना कहकर वह वहां ज्यादा देर नहीं रुका। वह मुड़ा और लिविंग रूम से बाहर निकल गया। अभी उसने कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि सोम की मां ने उसे पुकारा। उसने सुन्नन को फोटो एल्बम थमाया। न्यान, अतीत में जिंग्यान ने तुम्हारे साथ गलत किया था, लेकिन वह उस समय छोटा था। वह तब यह नहीं समझ पाया था कि एक सच्चा और कीमती प्यार क्या होता है। इसे दिल पर मत लेना। उस महिला को देखते हुए जिसने उसे बड़ा होते देखा था और जिसके चेहरे पर पछतावा था, सुन्नन ने धीरे से अपना सिर हिलाया।
आंटी, मैं अतीत को पीछे छोड़ चुका हूं, मुझे झिंग्यान से कोई शिकायत नहीं है। आप फिक्र मत कीजिए। सोम की मां ने आह भरी। उसकी आंखों में पछतावा था। ये झिंग्यान ही था जिसकी किस्मत में ये सब नहीं था। और शायद आप दोनों का पति पत्नी बनना तय ही नहीं था। तुम्हारी मां ने मुझे बताया कि जिस आदमी से तुमने शादी की है वह बहुत सम्मानजनक और समझदार है। आप दोनों की बहुत अच्छी पटती है। तुम्हें उसकी कद्र करनी चाहिए। वही वह इंसान है जो तुम्हारे दिल का हकदार है। वही वह आदमी है जिसके साथ तुम बूढ़े होगे। सुन्नन जानता था कि सोम की मां की नीयत अच्छी है। वह यह भी समझ गया था कि सोम झिंग्यान के साथ उसकी कहानी बहुत पहले उस शादी के समय ही खत्म हो गई थी, जब गुस्से में उसने किसी और से शादी करने का फैसला किया था। इन 3 सालों में उसने अतीत को भुलाकर अपने पति के साथ शांतिपूर्ण जीवन बिताने की कोशिश की थी, लेकिन वह इंसान था जिसे उसने 18 साल तक प्यार किया था। वह इतनी आसानी से पन्ना कैसे पलट सकता था? इसलिए जब झिंग्यान देश वापस आया और लगातार उससे संपर्क करने लगा, तो वह हार मान गया। भले ही वे प्रेमी नहीं बन सकते थे, लेकिन कम से कम दोस्ती का रिश्ता तो रह ही सकता था। इसी विचार के सहारे उसने बार बार उसके पास जाने की खुद को अनुमति दी। ईमानदारी से कहूं तो जब भी सोम झिंग्यान आंखों में आंसू भरकर कहता था कि वह अब भी उससे प्यार करता है, तो सुन्नन का दिल पसीज जाता था। लेकिन वे पल हवा के झोंके की तरह थे, जैसे झील की सतह पर लहरें। वे बिना कोई निशान छोड़े तुरंत गायब हो जाती थीं। जिस पल वह हार मानने वाला होता था, उसे हमेशा याद आता था कि मैं हूं उसका पति। वह जैसे धुंध के किसी भूल भुलैया में फंस गया था, जहां से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था, जब तक कि उसने ये शब्द नहीं सुने। इन शब्दों ने उसे झकझोर दिया और उसे धीरे धीरे होश आया। उसे वह सुबह याद आई जब उसने मुझे भारी बर्फबारी के बीच दूर जाते देखा था। सुन्नन के दिल में स्नेह की एक लहर दौड़ गई। उसने सोम की मां के सामने झुककर सम्मान व्यक्त किया। उसकी आवाज में एक बेमिसाल ईमानदारी थी। ये सब बातें मुझे बताने के लिए, खास तौर पर यहां आने के लिए आपका शुक्रिया। मैं समझ गया हूं। उनका घर छोड़ने के बाद सुन्नन अपने पुराने पुश्तैनी घर वापस गया। उसकी मां ने उसे अपने कमरे में बुलाया। एक असामान्य गंभीरता के साथ उसने कहा, जब तुम्हारी नई नई शादी हुई थी, तब मुझे लगता था कि शेंझो की पारिवारिक स्थिति तुम्हारे स्तर की नहीं है। इसीलिए मेरे मन में उसे लेकर कुछ शंकाएं थीं। लेकिन यह देखते हुए कि उसने पिछले 3 सालों में तुम्हारा कितना ख्याल रखा है, कैसे उसने घर संभाला, सब कुछ व्यवस्थित रखा और कैसे हमारा ख्याल रखा, मैंने धीरे धीरे अपने पूर्वाग्रहों को किनारे कर दिया है। तुम अब बच्चे नहीं रहे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं बार बार नहीं दोहराऊंगी। अतीत को पीछे छोड़ दो, उससे चिपके मत रहो। तुम्हारी पसंद अच्छी है, तुमने एक बेहतरीन पति चुना है। अब समय आ गया है कि तुम संभल जाओ और अपनी जिंदगी जियो। शादी कोई मामूली इश्कबाजी जैसी नहीं होती। ये एक ऐसा पकवान है जिसे धीमी आंच पर पकाया जाता है। इसके लिए धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। तुम्हारी और शेंझो की शादी से पहले कोई ठोस बुनियाद नहीं थी और तुम दोनों बहुत छोटे थे। ये जरूरी है कि तुम दोनों आपस में स्पष्ट बात करो और इंतजार न करो, ताकि अनकही बातें जमा होकर गलतफहमी न बन जाएं। समझी तुम? सुन्नन को उम्मीद नहीं थी कि उसकी मां, जो आमतौर पर बहुत कम बोलती हैं, उससे इतनी दृढ़ता और दयालुता के साथ बात करेंगी और उसे रोजमर्रा की जिंदगी पर सलाह देंगी। लेकिन वह जानता था कि उसकी मां हर बात में सही थी। उसने सम्मान के साथ अपना सिर झुकाया। आप सही कह रही हैं। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। सुन्नन की मां ने संतुष्टि से सिर हिलाया। फिर उन्होंने एक डिब्बा निकाला और उसकी ओर बढ़ाया। यह वह जेड हरे पत्थर का लॉकेट है जो तुम्हारी दादी ने मुझे मेरी शादी पर दिया था। इसे शेंझो को दे देना। परसों तुम्हारे पिता का जन्मदिन है। उसे साथ लाना मत भूलना। हम सब परिवार के साथ मिलकर खाना खाएंगे। सुन्नन ने डिब्बा खोला। उसने अंदर रखे उस बर्फीले जेड के पेंडेंट को देखा। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे 3 साल पहले वाली वह शादी याद आई जिसने इतना हंगामा मचाया था। जब सोम झिंग्यान ने फोन पर सबको बताया था कि वह समारोह रद्द कर रहा है। दोनों परिवारों के रिश्तेदार चेहरे पर कड़वाहट लिए तुरंत चले गए थे और सुन्नन मंच पर अकेला रह गया था। उसका दिल राख हो चुका था। उसने माइक्रोफोन पकड़ लिया था। वे सारी भावनाएं जो उसने इतने लंबे समय से अपने अंदर दबा रखी थीं, अचानक बाहर निकल गई थीं। उसने असल में क्या कहा था, सच तो यह है कि वो खुद भी नहीं जानता था। जब तक कि मैं खड़ा नहीं हुआ, उसे उसके बेचैन दोस्तों ने पर्दे के पीछे धकेल दिया था और जब वह मेरे सामने दोबारा आया तो उसे आखिरकार होश आया। शादी का संगीत, वेडिंग मार्च बज उठा। मैंने वह सूट पहना जो मेरे लिए थोड़ा बड़ा था और पूरे भरोसे के साथ मैं उसके पास जाकर खड़ा हो गया। उसके साथ मिलकर मैंने भीड़ की उन हजारों उत्सुक और खोजी नजरों का सामना किया, बिना किसी डर के और बिना पीछे हटे। शायद मेरी इसी दृढ़ता ने उसे छू लिया था। सुन्नन के बुझ चुके दिल को उम्मीद की किरण मिली थी।
भले ही वह उस समय अपने रक्षक का नाम तक नहीं जानता था, लेकिन उसने अपना फैसला कर लिया था। वह अपनी बाकी की जिंदगी उस इंसान को प्यार करने में बिताएगा जिसने उसके हाथ में अंगूठी पहनाई थी। वह उस हाथ को कभी धोखा नहीं देगा जो उसकी जिंदगी के सबसे अंधेरे मोड़ पर मेरी तरफ बढ़ा था। सुन्नन ने पेंडेंट वाला डिब्बा लिया और उसे अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड बॉक्स में रख दिया। उसे बंद करने ही वाला था कि उसकी नजर उस दस्तावेज पर पड़ी। उसने ध्यान लगाने की कोशिश की कि उसने इसे यहां कब रखा था, लेकिन बहुत सोचने पर भी उसे कुछ याद नहीं आया। जैसे ही वह उसे देखने के लिए उठाने वाला था, उसे सोम जिंग्यान का फोन आया। न्यान, मेरे माता पिता चले गए हैं। मेरे दोस्तों ने बाहर जाने का प्लान बनाया है। क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया? क्या तुम हमारे साथ मजा करने आना चाहती हो? इस बार सुन्नन ने बिना किसी हिचकिचाहट के सख्ती से मना कर दिया। सोम जिंग्यान का लहजा तुरंत उदास हो गया। वह कुछ कहने ही वाला था कि सुन्नन ने मीटिंग का बहाना बनाकर फोन काट दिया। उसने डैशबोर्ड बॉक्स बंद किया और घर चला गया। वह विला जो आमतौर पर चहल पहल से भरा रहता था, उस दिन अजीब तरह से खामोश था। सुन्नन ने कमरे पर नजर दौड़ाई। उसने महसूस किया कि लिविंग रूम से बहुत सी चीजें गायब थीं। वह हेयर क्लिप जो उसने कुछ महीने पहले मेज पर छोड़ी थी, खाने की मेज पर रखा पानी का गिलास, सोफे पर रखा तकिया, वे सारी छोटी मोटी चीजें जो मैंने खरीदी थीं। पहले उसने इन पर कभी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन इस बार उसे बहुत साफ तौर पर महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने बटलर, मुख्य नौकर को बुलाया और पूछा कि इतनी चीजें गायब क्यों हैं। साहब ने सब कुछ फेंक दिया है, सम्मानजनक आवाज में जवाब देने के बाद बूढ़े बटलर ने सुन्नन के चेहरे के भाव देखने के लिए अपना सिर उठाया। उसने हिचकिचाते हुए कहना शुरू किया, मैडम, क्या आप वाकई साहब के साथ? मेरी बात सुनिए। तभी उसकी कई सहेलियां एक दूसरे का हाथ थामे अंदर आईं और उसे ड्रिंक के लिए बुलाने लगीं। इस बर्फीले मौसम में मुझे यकीन था कि तुम घर पर ही होगी। जमाना बीत गया, तुम हमारे साथ बाहर नहीं निकली। चलो, हमारे साथ चलो। उन्होंने सुन्नन को पकड़ा और बिना कोई विकल्प दिए बाहर ले गईं। और वह शब्द शादी, जिसे कहने का उसे समय नहीं मिला था, उस शोर शराबे में कहीं खो गया। भले ही वे ड्रिंक के लिए जा रही थीं, लेकिन सुन्नन की हालत देख उसकी सहेलियों ने उसे सिर्फ पानी दिया। वह उन्हें गेम खेलते हुए देख रहा था। उसने पानी की कुछ घूंट भरी, अपना फोन निकाला और मेरा कांटेक्ट ढूंढा। उसने मैसेज लिखना शुरू किया। क्या तुम आज बाहर गए हो? कहाँ? तुम कितने बजे वापस आओगे? मुझे एड्रेस भेज दो, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी। बर्फ गिर रही है और सड़क पर फिसलन है। चलते समय सावधानी बरतना, कहीं गिर मत जाना। इससे पहले कि वह सेंड बटन दबा पाता, उसकी एक सहेली, जिसने अभी अभी अपना फोन कॉल खत्म किया था, उसके चेहरे का रंग अचानक बदल गया। उसने सुन्नन का हाथ पकड़ा और मेज पर बैठे दूसरों से बहुत जल्दबाजी में चिल्लाकर कहा, चलो यहां से निकलो, हमें जगह बदलनी होगी। कुछ बहुत दिलचस्प देखने को मिलने वाला है। पूरा ग्रुप उसकी इन बातों से उलझन में था, लेकिन किसी तमाशे को देखने के विचार से सब उत्साहित हो गए। वे सब गाड़ी में सवार हो गए। रास्ते में सब पूछ रहे थे कि वे कहां जा रहे हैं, लेकिन उसने एक शब्द नहीं कहा, बस बीच बीच में सुन्नन की ओर एक नजर डाल देता था। उनकी मंजिल एक ऐसा बार था जहां वे पहले कभी नहीं गए थे। गाड़ी से उतरने से ठीक पहले उस सहेली ने सुन्नन को सबसे आगे किया और कुछ अजीब बातें कहीं। मैं काफी समय से कुछ अफवाहें सुन रही थी। मैंने आज रात तक इसे अपने तक ही रखा और अब जाकर मैंने तुम्हें बताने का फैसला किया है। अभी अगर तुम कुछ देखो तो मुझे बुरा मत कहना। मैं यह वाकई तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूं। वे सब भाइयों की तरह साथ बड़े हुए थे। उसकी इतनी गंभीर आवाज सुनकर सुन्नन की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसने सामने वाले बड़े दरवाजे को देखा। उसने हिचकिचाते हुए अपना हाथ बढ़ाया और दरवाजा धकेला। बार के अंदर का नजारा रोशनी के भंवर के बीच उसकी आंखों के सामने पूरी तरह खुल गया। उस बड़े हॉल में, जहां शराब और नियॉन लाइटें बह रही थीं, हर कोई संगीत में डूबा था। एक सफेद प्रोजेक्टर की रोशनी सीधे मंच के बीचों बीच पड़ी, जहां एक जोड़ा जुनून के साथ एक दूसरे को चूम रहा था। भले ही कुछ दूरी थी, सुन्नन ने तुरंत सोम झिंग्यान को पहचान लिया। उसने अपनी बाहों में एक बेहद खूबसूरत और आकर्षक महिला को थाम रखा था। उस महिला के चेहरे पर एक अजीब और व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। उसके हाथ लगातार झिंग्यान की पीठ पर घूम रहे थे। झिंग्यान उस घमंडी और मनमौजी खानदानी रईस जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था जैसा वह आमतौर पर होता था। वह कोई और ही इंसान लग रहा था। एक पल के लिए प्रवेश द्वार पर खड़े 7-8 लोग खामोश रह गए। इस सन्नाटे के विपरीत हॉल में तालियां और शोर तेज होता जा रहा था। ये तो शुरू से ही बहुत फॉर्म में है। आधे घंटे से चूम रहे हैं, कहीं दम न घुट जाए। उसकी गर्लफ्रेंड है भाई, दोनों पूरी तरह डूबे हुए हैं। चूमने में बुराई क्या है? तुम बस जल रहे हो, इसलिए चुप रहो। उसे इस नई गर्लफ्रेंड के साथ हुए 6 महीने हो गए हैं। नहीं, वह अभी तक बोर नहीं हुआ है।
तुम्हारे हिसाब से इस बार यह कितने दिन चलेगा? सुन्नन से तो ज्यादा ही चलेगा। झिंग्यान के दिमाग का अंदाजा लगाने की कोशिश भी मत करो, वह बस मजा कर रहा है। सुन्नन को देखो, वह उसके साथ 3 साल तक खेला और अब जब उसका मन किया तो वह उसे एक कुत्ते की तरह ट्रीट कर रहा है ना? सोम झिंग्यान के दोस्तों की इन घटिया बातों और उनकी कड़वाहट को सुनकर सुन्नन की सहेलियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वे इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकती थीं। उन्होंने भीड़ से रास्ता बनाया और अंदर की ओर झपटी। एक ने संगीत बंद कर दिया, दूसरी ने लाइटें जला दी। बाकी सीधे मंच पर चढ़ गईं और उन दोनों प्रेमियों को घेर लिया जो एक दूसरे में खोए हुए थे। इस अचानक हुए बदलाव ने पार्टी के माहौल को पूरी तरह बिगाड़ दिया। सोम झिंग्यान ने होश में आते ही लड़कियों के उस ग्रुप को देखा जो अभी अभी अंदर आया था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। पूरे कमरे में नजर दौड़ाने के बाद जब उसे सुन्नन कहीं नहीं दिखी तो उसने राहत की एक हल्की सांस ली। ठंडे चेहरे के साथ उसने उन हंगामा करने वाली लड़कियों को देखा। तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला? मैंने तुम्हें इनवाइट नहीं किया था। तुम यहां क्या कर रही हो? उनमें से कई पहले से ही आग बबूला थीं। ये सुनकर वे सीधे उससे बहस करने लगीं। ये सिर्फ एक बार है। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम यहां हो तो हमें आने का हक नहीं है, जैसे हमें तुम्हारे इनविटेशन की जरूरत हो? तो तुम अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ हनीमून मना रहे हो? तुम्हें डर है कि हम तुम्हें देख लेंगे और सब बता देंगे, है ना? सोम झिंग्यान अपने दोस्तों और अपनी गर्लफ्रेंड के सामने अपनी इज्जत नहीं खोना चाहता था। गुस्सा उसके सिर पर चढ़ गया और उसने पलटकर जवाब दिया, डर? मुझे किस बात का डर होगा? मैं बस किसी के साथ डेट कर रहा हूं और कुछ नहीं। मुझे इस बात का डर होना चाहिए कि सुन्नन को पता चल जाएगा। वह एक शादीशुदा औरत है। वह अपने एक्स की लव लाइफ में दखल देने तो नहीं आएगी, है ना? जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, लड़कियां तालियां बजाने लगीं। उन्हें गुस्से के बजाय मुस्कुराते देख सोम झिंग्यान का दिल बैठ गया। उसे समझ आया कि कुछ गलत है। इससे पहले कि वह स्पष्टीकरण मांगता, लड़कियों ने पहले ही बोलना शुरू कर दिया। इतने समय तक उस बेचारी प्रेमिका का नाटक करने के बाद जो उसे भूल नहीं पा रही थी, आखिरकार तुमने अपना मुखौटा उतार ही दिया, है ना? बहुत हुई नौटंकी सोम झिंग्यान। तुम्हें दूसरी औरत के साथ डेट करते हुए 6 महीने हो गए हैं। फिर तुम दोनों हाथों में लड्डू क्यों चाहते हो और साथ ही न्यान के आसपास क्यों मंडराते रहते हो? यह सुनकर सोम झिंग्यान की गर्लफ्रेंड को भी समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसका चेहरा उतर गया। सोम झिंग्यान को आज इतने बड़े हंगामे की उम्मीद नहीं थी। उसे पता था कि स्थिति बिगड़ रही है। घबराहट में वह बिना सोचे समझे बोलने लगा, क्या वह खुद नहीं है जो मुझसे वापस आने की भीख मांगती है और मुझसे चिपकी रहती है? मैं उससे तंग आ चुका हूं। वह मुझे मौत की हद तक थका देती है। मैं उसके पीछे क्यों भागूंगा? वह गोंद की तरह मुझसे चिपकी रहती है। उससे पीछा छुड़ाना नामुमकिन है। मैं 3 साल पहले ही उससे ऊब चुका था। इसीलिए मैं शादी से पहले जानबूझकर भाग गया था। मेरे विदेश जाने का उस बात से कोई लेना देना नहीं था। अब मैं जिससे प्यार करता हूं वह सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड है। क्या वाकई तुम्हारे मन में यही सब है? उन युवतियों के आरोपी सवालों के सामने झिंग्यान खड़ा था। सोम झिंग्यान भी अपनी इज्जत नहीं खोना चाहता था। उसने अपना सिर एक अहंकारी शेर की तरह ऊंचा किया। भले ही सुन्नन खुद यहां आ जाए, मैं उसे सच का एक एक शब्द इसी आत्मविश्वास के साथ कहूंगा। इसके बाद किसी ने एक शब्द नहीं कहा। उन सहेलियों ने जैसे किसी आपसी समझौते के तहत कुछ कदम पीछे हटकर रास्ता साफ कर दिया। उनकी इस तालमेल भरी हरकत को देख सोम झिंग्यान की दाईं पलक जोर जोर से फड़कने लगी। उसने अपना सिर घुमाया और प्रवेश द्वार पर उस जानी पहचानी आकृति को खड़े देखा। उसका अब तक का अशांत और विचलित दिल एक पल में जम गया। तमाशा देख रहे लोगों ने भी उसकी नजरों का पीछा किया और वे भी पीछे मुड़ गए। आज 3 साल बाद सुन्नन फिर से सबकी नजरों का केंद्र बन गई थी, लेकिन सबकी उम्मीदों के विपरीत उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। न वह गुस्सा, न वह निराशा जिसकी लोग कल्पना कर रहे थे, न दर्द और न ही अपमान। उन भावनाओं का वहां नामो निशान तक नहीं था। वहां सिर्फ उस इंसान का सुकून था जो हर तूफान से गुजर चुका हो, और उस पर्दे जैसी शांति थी जो नाटक खत्म होने पर गिरता है। वह इंसानों के उस सैलाब के बीच से मंच पर खड़े उस शख्स को देख रही थी जिसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वह आदमी जिसे उसने इतने सालों तक प्यार किया था, वह आदमी जिसे उसने व्यर्थ में चाहा था, वह दूल्हा जिसने उसे मंडप के सामने अकेला छोड़ दिया था। इस पल वह उसे अचानक बहुत अजनबी लगने लगा। ऐसा लगा जैसे वह उससे पहली बार मिल रही हो, और फिर भी वह उसे 18 सालों से जानती थी। मैंने सब सुन लिया, एक एक शब्द, सुन्नन ने कहा। मुझसे झूठ बोलना बंद करने के लिए शुक्रिया। आखिरकार मुझे सच बताने के लिए शुक्रिया, सोम झिंग्यान। अनगिनत कानाफूसी के बीच सुन्नन की आवाज शांत और स्थिर थी। ये कोई टकराव नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे दिन के मौसम पर बात हो रही हो।
मंच पर खड़ी सहेलियों ने जब उसे इस हाल में देखा तो उन्हें अचानक 3 साल पहले की बात याद आ गई। उनके सामने मेरी पहली बार आने की वह झलक, बिल्कुल अभी जैसा भाव, वही लहजा, वही रफ्तार। मैं इस समय अविवाहित हूं। अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो मैं तुम्हारा पति बन सकता हूं। सुन्नन ने मुझे पता नहीं था वो दोनों क्या बात कर रहे थे। दोनों जोर से हंस भी रहे थे। लेकिन अजीब बात ये थी, जब मैं उसके पास थोड़ा भी क्लोज आता था, वो अनकंफर्टेबल हो जाती थी। वो कहती थी कि उसे ऑपोजिट जेंडर के साथ रहने की आदत नहीं है। लेकिन अब देखकर समझ आ गया, उसे आदत नहीं थी मेरे साथ। मैं हल्की सी हंसी रोक नहीं पाया। तभी युनमाओ ने पीछे मुड़कर मुझे देखा। वो थोड़ा शॉक हो गई और तुरंत लूसिनियन के पास से हट गई। उसके फेस पर गिल्ट साफ दिख रहा था। वो बोली, तुम इस टाइम वापस क्यों आ गए? मुझे ये सुनकर हंसी आई, जैसे गलती मेरी हो। तभी लूसिनियन बोला, सॉरी ब्रदर शियन, मैं सिस्टर युन को सब्जी धोना सिखा रहा था, गलत मत समझना। वो ये बोल रहा था, लेकिन उसकी आंखों में क्लियरली चैलेंज और स्मगनेस थी, जैसे वो वेट कर रहा हो कि मैं गुस्सा करूं। अगर पहले होता तो मैं जरूर गुस्सा करता, चिल्लाता और उसे घर से निकलने की बात करता। लेकिन अब मैं सब देखकर भी शांत था। वैसे भी मैं जल्दी ही यहां से जाने वाला था। घर बेच चुका था, पैसे अकाउंट में आ चुके थे। अब मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने सीधा कहा, तुम लोग अपना काम करो, मैं रूम में जा रहा हूं। मैं कामली रूम की तरफ चला गया। लूसिनियन थोड़ा शॉक हो गया। उसे समझ नहीं आया मैं रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा। युनमाओ भी शायद एक्सपेक्ट कर रही थी मैं गुस्सा करूंगा, लेकिन जब मैं शांत रहा, उसकी आवाज़ थोड़ी ऑकवर्ड हो गई। वो पहली बार एक्सप्लेन करने लगी, आज सीनियन का बर्थडे है, इसलिए मैं उसे यहाँ लाई हूँ। अगर पहले होता तो वो इतना एक्सप्लेन नहीं करती, सीधा कहती, पसंद नहीं तो निकल जाओ। मुझे समझ नहीं आया खुश हूं या दुख, मुझे बस फर्क पड़ना बंद हो गया था। उसने मुझे कभी अपना बर्थडे याद नहीं रखा और आज वो लूसिनियन का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। मैंने बस ठंडा सा बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस तुम दोनों को, और रूम में चला गया। मेरा सामान लगभग पैक हो चुका था। जो चीज़ें ज़रूरी नहीं थी, मैं ऑलरेडी नई जगह शिफ्ट कर चुका था। रूम में बस कुछ कपड़े और बुक्स बची थीं। मैं सोच रहा था आज ही सब पैक कर दूं। तभी डोर अचानक खुला। लूसिनियन अंदर आया। उसके हाथ में केक का एक पीस था। उसने रूम को देखा और हंसकर बोला, रूम पहले से काफ़ी खाली लग रहा है, लगता है तुम सच में भागने की तैयारी कर रहे हो। मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, फ़ोन में बिजी रहा। अपने फ्रेंड के साथ शिफ्टिंग की बात कर रहा था। मुझे इग्नोर करते देख उसका फेस गुस्से से भर गया। वो मेरे पास आया और बोला, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम बहरे हो क्या? मैंने उसकी तरफ देखा और बोला, इतना टेंशन मत लो, वैसे भी तुम यहां रहने वाले नहीं हो। एक सिंपल लाइन थी, लेकिन उससे बहुत बुरा लग गया। उसका फेस डार्क हो गया। वो मेरा कॉलर पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाने लगा। तभी बाहर से फुटस्टेप्स आए। अचानक उसने केक जमीन पर फेंका और खुद गिर गया और जोर से चिल्लाया, सीनियन, क्या हुआ? युनमो तुरंत रूम में आई। उसने मुझे धक्का दिया और उसे उठाया। मैं पीछे गिर गया। मेरे पैर के नीचे केक के टुकड़े थे। एक पीस मेरे पैर में घुस गया। तुरंत खून निकलने लगा, लेकिन युनमाओ ने देखा भी नहीं। वो सिर्फ लूसिनियन को देख रही थी। उसके हाथ पर हल्का सा स्क्रैच था। लूसिनियन बोला, सॉरी सिस्टर युन, मैंने फिर से ब्रदर शियन को गुस्सा कर दिया। मैं सोचा आज मेरा बर्थडे है, सब केक खाएंगे, इसलिए मैं उन्हें केक देने आया था, लेकिन उन्हें पसंद नहीं आया। उसकी आंखों में आंसू थे और वो कंफ्यूज्ड एक्टिंग कर रहा था। अगर मैं खुद ये सब नहीं देख रहा होता तो शायद मैं भी उसकी बात मान लेता। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे केक पसंद नहीं है। उल्टा, शायद इसलिए क्योंकि मुझे बर्थडे केक खाने का चांस कम मिलता था, इसलिए मुझे केक बहुत पसंद था। हर बर्थडे पर मैं यून मंगाओ से केक की बात करता था। वो मुझे मजाक में बोलती थी, तुम जैसे लड़के कम होते हैं जो इतना केक पसंद करते हैं। लेकिन आज लूसियन के सामने उसे मेरी पसंद याद ही नहीं थी। उसने गुस्से में मेरी तरफ उंगली करके कहा, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो प्लेट फेंकने और लोगों को धक्का देने की क्या जरूरत थी? गियोन, मुझे लगा तुम सुधर गए हो, लेकिन तुम अभी भी वैसे ही हो। जल्दी से सीनियन से माफी मांगो, वरना तुम जैसे जेलस आदमी से मैं शादी नहीं कर सकती। सीधा ब्रेकअप कर लेते हैं। वो गुस्से में मुझे देख रही थी। उसका ये एक्सप्रेशन देखकर मुझे हंसी आई। मुझे वो दिन याद आ गया जब मैंने प्राइवेट रूम के बाहर उनकी बातें सुनी थी। हर बार जब हमारी लड़ाई होती थी, वो ब्रेकअप की धमकी देती थी और मैं ही उसे मनाता था। मुझे लगता था वो सच में ब्रेकअप नहीं चाहती, वो बस मुझे कंट्रोल करने का तरीका था। लेकिन अब समझ आया,
शायद वो पहले से ही ब्रेकअप करना चाहती थी, इसलिए ये बात उसकी जुबान पर हमेशा रहती थी। लेकिन अब मेरे लिए ये अच्छा था। मैं भी वैसे ही ब्रेकअप करना चाहता था। चाहे वो ना भी बोलती, मैं खुद बोल देता। मैं चुप रहा तो यून मंगाओ को लगा मैं डर गया हूं। उसकी आवाज़ थोड़ी सॉफ्ट हो गई। वो बोली, गियोन, तुम थोड़े अजीब बिहेव कर रहे हो, शायद शादी की तैयारी कर रहे हो। मुझे पता है तुम ब्रेकअप नहीं चाहते। वो अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही मैंने उसे रोक दिया। मैंने ठंडी आवाज़ में बोला, ज़रूरत नहीं, मैं ब्रेकअप के लिए रेडी हूं। ये सुनकर उसका फेस फ्रीज हो गया। उसकी आंखें शॉक से भर गईं। वो बोली, तुमने क्या कहा? तुम सच में ब्रेकअप चाहते हो? मैंने कामली बोला, हाँ। मुझे लगा ये उसके लिए अच्छा होगा, वो खुश होगी। लेकिन उसकी आवाज़ में खुशी नहीं थी, सिर्फ शौक और गुस्सा था। वो बोली, गियोन, तुम पागल हो गए हो क्या? इतनी छोटी बात पर ब्रेकअप? वो समझ नहीं पा रही थी ये वही चीज़ थी जो वो खुद चाहती थी, फिर भी वो रिएक्ट ऐसे कर रही थी। तब लूसियन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और बोला, सिस्टर यून, अगर ब्रदर शैन खुद ब्रेकअप करना चाहते हैं तो रहने दो। लेकिन उसकी बात खत्म होने से पहले यून मंगाओ गुस्से में चिल्लाई, चुप रहो, ये हमारे बीच की बात है, तुम बीच में मत बोलो। शायद पहली बार उसने लूसियन से इतने गुस्से में बात की। लूसियन तुरंत चुप हो गया। उसके चेहरे पर शॉक था। यून माओ को भी रियलाइज हुआ। उसने अपनी टोन सॉफ्ट की और बोला, सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम बाहर जाओ, मैं बाद में बात करती हूं। लूसियन की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो समझदार था। उसे पता था अब ज्यादा बोलना ठीक नहीं। वो चुपचाप बाहर चला गया। रूम में सिर्फ हम दोनों रह गए। यून मिंगाओ ने गहरी सांस ली, जैसे कुछ बोलने वाली हो। तभी उसकी नज़र मेरे पैर पर गई। उसकी आवाज़ अचानक सॉफ्ट हो गई, तुम्हारा पैर चोट लग गया, तुमने बताया क्यों नहीं? मैं बैंडेज लाती हूं। वो बुक शेल्फ की तरफ चली गई, लेकिन मुझे पता था ये सब सिर्फ टॉपिक चेंज करने के लिए है। जब भी कोई बात उसे अनकंफर्टेबल लगती थी, वो केयर दिखाकर बात को डाइवर्ट कर देती थी। पहले मैं पिघल जाता था, मुझे लगता था वो अभी भी मेरी परवाह करती है, और असली प्रॉब्लम वहीं की वहीं रह जाती थी, कभी सॉल्व नहीं होती थी। ये सब बातें बस दिल के अंदर सद जाती थी और एक दिन और भी बुरी तरह बाहर आती थी। यून मंगाओ बुक शेल्फ में ढूंढते हुए बोल रही थी, बैंडेज कहाँ है? पहले तो यहाँ था। उसे शायद याद ही नहीं था। वो लास्ट टाइम मेरे रूम में 2 साल पहले आई थी। तब मुझे 40 डिग्री बुखार था और वो मुझे छोड़कर लूसिनियन के साथ डेट पर चली गई थी। उसके बाद मैंने मेडिसिन बॉक्स का प्लेस चेंज कर दिया था। फिर वो बोली, शियान, तुम्हारे रूम में इतनी चीज़ें कम क्यों हो गई? उसे फाइनली कुछ गलत लगने लगा। मैंने सीधा बोला, मैंने घर बेच दिया है, बायर मिल गया है, 2 दिन बाद हैंडओवर है, कल तुम भी अपना सामान शिफ्ट कर लेना। वो थोड़ा शॉक हो गई, गुस्सा होने वाली थी, लेकिन फिर अचानक हंस पड़ी। मजाक मत करो, इस घर में मेरा भी हिस्सा है, मेरे साइन के बिना कैसे बेच दिया? गुशियान, मुझे पता है तुम गुस्से में हो, चलो सिनियन को भेज देती हूँ, तुम शांत हो जाओ। वो मेरी बात पर बिलीव ही नहीं कर रही थी। मैंने टेबल से कॉन्ट्रैक्ट उठाया और उसके हाथ में दे दिया। लास्ट पेज पर उसका साइन था, पावर ऑफ अटर्नी। ब्रोकर ने बोला था ये इनफ है। मैंने बोला, याद है जब लूसिनियन ने ड्रंक ड्राइविंग की थी तब तुमने साइन किया था? अगर याद नहीं भी है तो भी ये लीगली वैलिड है। यून मंगाओ ने कॉन्ट्रैक्ट लिया, लास्ट पेज देखा और तुरंत उसका बॉडी स्टिफ हो गया। 1 सेकंड के लिए रुक गई, फिर अचानक चिल्लाई, मेरे बिना परमिशन के तुमने घर बेच दिया? मैं हंस पड़ा। मैंने कहा, मैं कंपनी का कोई शेयर नहीं ले रहा, लेकिन ये घर मैंने अपने पैसे से खरीदा था, तो इस पर डिसीजन लेना मेरा राइट है। वैसे भी तुमने लूसिनियन के लिए नया घर ले लिया है, तुम होमलेस नहीं हो। इमोशन और लॉजिक दोनों से मेरा घर बेचना गलत नहीं है। वो चुप हो गई, उसका फेस पेल हो गया। मुझे लगा अब वो ब्रेकअप एक्सेप्ट करेगी, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली वो खुद को काम करने लगी। फिर सॉफ्टली बोली, वो घर मैं तुम्हारे लिए लेना चाहती थी, लूसिनियन के लिए नहीं। उसका नाम सिर्फ उसे बिलोंगिंग फील कराने के लिए डाला था। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है, कल ही उसका नाम हटा देती हूं। हम इतने सालों से साथ हैं, ऐसे कैसे ब्रेकअप कर सकते हैं? शियान, तुम अभी गुस्से में हो, शांत हो जाओ, कल बात करते हैं। ये बोलकर वो मुड़कर चली गई। हमेशा ऐसा ही होता था। जब भी हमारी फाइट कंट्रोल से बाहर होती, वो ऐसे बिहेव करती जैसे वो मुझे अभी भी प्यार करती है, और मैं खुद को ही समझा लेता था, अपने आप को कन्विंस करता था कि सब ठीक हो जाएगा। फिर मैं ही उसे मनाता, माफ़ी मांगता और सब नॉर्मल हो जाता। शुरू में मैं उसे सच में प्यार करता था, बाद में समझ गया उसका दिल मेरे साथ नहीं रहा, लेकिन इतने सालों के रिश्ते को छोड़ नहीं पाया। सोचता था थोड़ा और सह लेता हूँ, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इतना टाइम बीत गया,
कुछ भी ठीक नहीं हुआ। सब सिर्फ मेरा इल्यूजन था। शायद उसे लगा मैं फिर से उसकी बातों में आ जाऊंगा, लेकिन इस बार वो गलत थी। ये रिलेशनशिप कब का खत्म हो चुका था। हर डिसअपॉइंटमेंट ने इसे धीरे धीरे खत्म कर दिया था। उसके जाने के बाद मैंने फ्लोर साफ किया, अपनी चोट पर दवा लगाई। जब मैं बाहर आया तो युन मंगाओ और लुसिनियन दोनों जा चुके थे। टेबल पर बचा हुआ खाना पड़ा था और जमीन पर आधी बुझी हुई कैंडल थी। घर साफ करना हमेशा मैं ही करता था, कभी उसे हाथ तक नहीं लगने दिया। वो भी आदत डाल चुकी थी, लेकिन इस बार मुझे साफ करने का मन नहीं था। सोचा वैसे भी घर हैंडओवर से पहले साफ करना पड़ेगा, कल किसी क्लीनिंग सर्विस को बुला लूंगा। फेस वॉश करके मैं सो गया। अगली सुबह जब मैं रूम से बाहर निकला तो पूरा घर ऑलरेडी साफ था। युन मंगाओ किचन में खड़ी थी, पता नहीं क्या कर रही थी। मुझे देखकर वो मुस्कुराई। मैं तुम्हें उठाने वाली थी। वो एप्रन पहने हुए थी और ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कल कुछ हुआ ही नहीं हो। मैं पूरा घर साफ कर चुकी हूँ, डिसइंफेक्ट भी कर दिया, युन माओ ने कहा। पहले अगर ऐसा होता तो मैं उसके सफाई के बाद रह गए पानी के दाग इग्नोर कर देता, उसकी तारीफ करता, उसे खुश करता। लेकिन अब मैंने सिर्फ हल्का सा ठंडा हंसकर बोला, ओह। मेरी ठंडी रिएक्शन देखकर वो थोड़ी डिसअपॉइंटेड हुई, लेकिन फिर भी जल्दी से स्माइल करने लगी। वो 2 प्लेट्स ब्रेकफास्ट की ले आई। मैंने बनाया है, ट्राई करो। मैंने देखा चीज़ ब्रेड था, देखने में अच्छा लग रहा था। सच बोलूं तो ये शायद पहली बार था जब उसने मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाया था। इमोशनली ये मोमेंट स्पेशल हो सकता था, लेकिन वो भूल गई थी कि मुझे चीज़ से एलर्जी है। उसका फेस थोड़ा चेंज हुआ, जल्दी से बोली, मैं दूसरा बना देती हूँ। मैंने सीधा कहा, ये सब करने की ज़रूरत नहीं। लास्ट ईयर के पार्टी में उसे याद था लुसिनियन क्या नहीं खाता, मटन नहीं, जिंजर नहीं, गार्लिक नहीं, लेकिन उसे याद नहीं था एक बार गलती से मैंने गलत चीज़ खा ली थी और मुझे इतनी सिवियर एलर्जी हुई थी कि हॉस्पिटल जाना पड़ा था। फिर भी उसे कोई फर्क नहीं था। वो थोड़ा इरिटेट होके बोली, शादीशुदा लोग इतनी छोटी बातों को लेकर रूठते नहीं। मैं इतना एफर्ट कर रही हूँ फिर भी तुम इतने पिकी हो। मुझे रोज कंपनी का काम भी देखना होता है, गलती हो जाना नॉर्मल है। मैंने सिर्फ सर हिलाकर कहा, हमारे ब्रेकअप होना भी नॉर्मल है। ये सुनकर वो फाइनली गुस्सा हो गई। उसने जोर से प्लेट टेबल पर पटक दी। तेज आवाज हुई। वो गुस्से में मुझे घूर कर देखती रही, फिर बिना कुछ बोले डोर पटक कर चली गई। ये हमारे कोल्ड वॉर की शुरुआत थी। मैंने बस एक गहरी सांस ली। फिर मैंने क्लीनिंग सर्विस बुला ली, साथ ही युन माओ का सारा सामान पैक करके उसके सबर्बन हाउस पर भेज दिया। घर स्मूथली हैंडओवर हो गया। तब युन माओ को शायद समझ आया ये ब्रेकअप कोई धमकी नहीं था। उसने मुझे मैसेजेस भेजे, पहले थोड़ा मजाक उड़ाया। जब मैं रिएक्ट नहीं किया तो सोशल मीडिया पर पोस्ट्स डालने लगी। लुसिनियन के साथ फोटोज, रोज नए पोस्ट्स, आज जू, कल हॉट एयर बलून, फिर कंपनी सक्सेस, फिर बाली ट्रिप रिवॉर्ड के नाम पर। फोटोज में वो डेलिब्रेटली कपल रिंग्स भी दिखा रही थी। कैप्शन लिखा, जिसे प्यार करो उसके साथ बचपना कर सकते हो। मुझे पता था वो मुझे प्रोवोक कर रही हैं। वो चाहती थी मैं जेलस हो जाऊं, गुस्सा करूं और उसे वापस आने के लिए बैक करूं, फिर वो अपनी कंडीशंस रखे। लेकिन अब मुझे फर्क ही नहीं पड़ता था। मैं बस इग्नोर कर रहा था। एक बार गलती से मैंने उसका पोस्ट लाइक कर दिया, फिर तुरंत अनलाइक कर दिया और उसे अनफॉलो कर दिया। फिर मैं अपने काम पर फोकस करने लगा। मेरे आने से मेरे फ्रेंड की कंपनी ग्रो होने लगी, प्रोजेक्ट्स बेटर होने लगे, करोड़ों का प्रॉफिट आने लगा। आज मैं और मेरा फ्रेंड एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे थे। तभी युन माओ का मैसेज आया। ये रेयर था। उसने एक फोटो भेजी। मैंने खोला, वो एक मटर्निटी रिपोर्ट थी, उसके नाम के साथ। फिर उसका मैसेज आया, कैसा फील हो रहा है? मैंने रिप्लाई नहीं किया। वो फिर बोली, जस्ट जोकिंग, ये फेक रिपोर्ट है, पर सच बताओ अगर मैं किसी और के बच्चे से प्रेग्नेंट होती तो तुम्हें जेलसी होती? मुझे ये सब देखकर हंसी आई और तब मैंने रियलाइज किया, पहले अगर मैं ये देखता तो मैं गुस्से से भर जाता, दिल तेज धड़कता, फेस रेड हो जाता। लेकिन अब मैंने मिरर में अपना फेस देखा, बिल्कुल काम, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मेरा स्मार्ट वॉच भी नॉर्मल था, मेरी हार्ट बीट भी नॉर्मल थी। जैसे युन माओ का किसी और का हो जाना अब मेरे लिए मैटर ही नहीं करता। मैं अब सब कुछ एक्सेप्ट कर चुका था। मेरा मन नहीं था उससे रिप्लाई करने का, लेकिन लुसिनियन के पहले वाले प्रोवोकेशंस याद करके मैंने कामली रिप्लाई किया। अब तुम्हारा न्यू बॉयफ्रेंड है तो ऐसे बाउंड्रीलेस बातें मत करो, गलत समझ हो सकता है। मैसेज भेजने के बाद कुछ मिनट तक उसका चैट विंडो टाइपिंग दिखाता रहा। बार बार टाइप करके डिलीट कर रही थी। आखिर में उसने रिप्लाई किया, घुशियांग, एक्टिंग बंद करो।
मैं देखना चाहती हूँ तुम कितनी देर प्रिटेंड कर सकते हो। अगर तुम मुझे प्यार नहीं करते तो फिर इतनी परवाह क्यों? मुझे पता है तुम मुझे फॉलो करते हो और चुपके से लाइक्स भी करते हो। मुझे हंसी आ गई। पहले युनमाओ कभी मेरी परवाह नहीं करती थी, ऐसे छोटी चीजें नोटिस ही नहीं करती थी। लगता है लुसीनियन के साथ रहकर वो बदल गई थी। 9 साल मेरे साथ रहकर नहीं बदली, लेकिन उसके साथ बदल गई। मैं कुछ बोलता उससे पहले वो फिर मैसेज भेजने लगी। इन दिनों मेरे और सिने के बीच कुछ भी नहीं हुआ। वो सिर्फ मेरी हेल्प कर रहा है ताकि हम फिर से एक हो सकें। मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रही हूं। मैंने हल्की सी हंसी के साथ रिप्लाई किया, जरूरत नहीं, और चाट खत्म कर दिया। शायद वो अभी भी सोच रही थी मैं वापस आ जाऊंगा, लेकिन वक्त के साथ उसे समझ आ जाएगा मैं सच में उससे ब्रेकअप कर चुका था। और मुझे ये भी पता था वो मुझे वापस पाने की कोशिश प्यार से नहीं कर रही, बल्कि लोग क्या कहेंगे इस डर से कर रही है। अगर सच बाहर आ गया कि वो लुसीनियन के लिए मुझे छोड़ रही है तो लोग उसे जज करेंगे। लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं सिर्फ अपने करियर पर फोकस कर रहा था। उसी शाम मैं और मेरा फ्रेंड एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट डील फाइनलाइज करने गए। डील स्मूथली हो गई। मेरा फ्रेंड बहुत खुश था। उसने मुझे और भी बड़े बड़े बिजनेस लोगों से मिलवाया। एक मीटिंग में उसने सबके सामने मुझे अपना पार्टनर इंट्रोड्यूस किया। सब लोग मुझे रिस्पेक्ट देने लगे। मुझे थोड़ा सरप्राइज हुआ। पहले जब मैं युनमाओ के साथ ऐसे मीटिंग्स में जाता था, वो मुझे पार्टनर नहीं, एक एम्प्लॉय जैसा ट्रीट करती थी, जैसे मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। धीरे धीरे लोग भी मुझे रिस्पेक्ट देना बंद कर दिए थे। कभी कभी तो मुझे छोटे काम भी बोल देते थे। मैं उसे ब्लेम नहीं कर सकता। गलती मेरी भी थी, मैंने ही उसे इतना इंपॉर्टेंस दिया था। 3 राउंड ड्रिंक्स के बाद सब लोग और फ्रेंडली हो गए। तब एक बॉस ने मुझे साइड में ले जाकर पूछा, शियन, तुमने किसी को ऑफेंड किया है क्या? मैंने देखा तुम्हारा नाम इंडस्ट्री ब्लैकलिस्ट में है। मुझे शॉक लगा। उसने अपनी लिस्ट दिखाई। मेरा नाम और फोटो क्लियरली था। रीजन लिखा था, मैनेजमेंट फॉलो नहीं करता, टीम के साथ कोऑपरेट नहीं करता, जेलस नेचर, बैड कैरेक्टर। मुझे तुरंत समझ आ गया ये किसने किया है। बॉस ने कहा, मुझे पता है तुम ऐसे नहीं हो, किसी ने तुम्हारे साथ खेल खेला है। चिंता मत करो, मैं अभी डिलीट करता हूं। उसने तुरंत मेरा नाम लिस्ट से हटा दिया। मैंने उसका थैंक यू किया। दिल में हल्की सी कड़वी हंसी आई। सोचा, अगर मेरे पास फ्रेंड का सपोर्ट नहीं होता तो मेरा करियर खत्म हो सकता था। पार्टी खत्म होने के बाद मैं और मेरा फ्रेंड सबको कार तक छोड़ने लगे। वो अपनी गर्लफ्रेंड से कॉल करने चला गया। मैं होटल के बाहर खड़ा था, ड्राइवर का वेट कर रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, ब्रदर शियन, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने मुड़कर देखा। वहां लुसीनियन और युनमाओ खड़े थे। लुसीनियन ने उसकी कमर पकड़ी हुई थी। दोनों एक कपल की तरह क्लोज थे। मुझे देखकर लुसीनियन हंस पड़ा। फिर युन से बोला, सिस्टर युन, लगता है ब्रदर शियन तुमसे मिलने आए हैं। मैं थोड़ी देर के लिए चला जाता हूं। वो जैसे जाने का एक्टिंग कर रहा था, लेकिन क्लियरली उसका कोई इंटेंशन नहीं था। युन ने तुरंत उसे रोक लिया और उसके सीने से लग गई, जैसे मुझे दिखा रही हो उनका क्लोजनेस। फिर बोली, वो आउटसाइडर नहीं है। युनमाओ ने कहा, वो क्यों अवॉइड करे? फिर उसने मुझे स्मग लुक से देखा और बोली, तुमने ही तो कहा था तुम्हें चांस नहीं चाहिए। अब यहां क्या कर रहे हो? मैं अभी बता रही हूं, अब बहुत लेट हो चुका है। गुशियान, तुम्हारे चांसेस खत्म हो चुके हैं। उसका एटीट्यूड एरोगेंट था और लूशियान के सामने उसका बिहेवियर बिल्कुल अलग था। मुझे पता था वो गलत समझ रही है, फिर भी मैंने कामली एक्सप्लेन किया, मैं अपने फ्रेंड के साथ खाना खाने आया था, अब निकल रहा हूं। जैसे ही मैंने ये बोला, लूशियान जोर से हंस पड़ा। सॉरी ब्रदर शियान, मैं रोक नहीं पा रहा, पर सोचा नहीं था तुम इतने एक्स्ट्रावेगेंट हो जाओगे। अभी जॉब भी नहीं है और इतने बड़े होटल में खाना। उसकी बात का मतलब क्लियर था, वो मुझे झूठा और शो ऑफ बोल रहा था। युनमांग याओ ने मुझे देखा, उसकी आंखों में डिस्गस्ट और बढ़ गया। गुशियान, मुझे उम्मीद नहीं थी तुम ऐसे बन जाओगे। मैंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, मुझे पता था वो बिलीव नहीं करेगी, चुप रहना ही बेटर था। मेरी साइलेंस देखकर उसे लगा मैं गिल्टी हूं। वो ठंडी हंसी के साथ बोली, अब समझ आ रहा है ना लाइफ कितनी मुश्किल है, अब रिग्रेट हो रहा है? मुझे हंसी आ गई। उसे अभी तक पता ही नहीं था मैं ऑलरेडी अपने फ्रेंड की कंपनी ज्वाइन कर चुका हूं। मैं कुछ बोलने वाला था, तभी वो फिर बोली, मैं तुम्हें माफ नहीं करना चाहती थी, लेकिन हम इतने सालों से साथ हैं, मुझे तुमसे बिल्कुल फीलिंग्स नहीं है ऐसा भी नहीं है।
तुम इतनी दूर मेरे पास आए हो, इसलिए मैं तुम्हें एक और चांस देती हूँ। अब तुम अच्छा बिहेव करना। ये सुनकर मैं थोड़ा आईब्रो रेस किया और लूशियान की तरफ देखा। उसके फेस पर क्लियरली पैनिक था। शायद उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो धीरे से बोला, सिस्टर यून, अब अच्छे से सोच लो। लेकिन यून माओ ने उसकी बात इग्नोर कर दी। फिर मुझे देखकर बोली, सुना तुमने? बहुत लोग मुझे बोलते हैं तुमसे रिकंसाइल मत करो, कहते हैं तुम मेरे लायक नहीं रहे। तुम्हें पता है कितने लोग मुझे रोज बोलते थे तुमसे ब्रेकअप करने के लिए? अगर मैं बार बार तुम्हें माफ नहीं करती तो कब का खत्म हो गया होता। मुझे समझ नहीं आता तुम्हें क्या हो गया है। किसने तुम्हें इन्फ्लुएंस किया कि तुम खुद ब्रेकअप करने लगे? सबको पता है तुम कितने खुश थे, सिर्फ तुम्हें ही उसकी वैल्यू नहीं पता। वो लगातार बोलती जा रही थी। मैं कुछ बोलने ही वाला था, तभी मेरे फ्रेंड की आवाज़ आई, शियान, ये कौन लोग हैं? मेरा फ्रेंड आ गया। मैंने अंदर से रिलीफ फील किया। मैंने कहा, पुराने कलीग्स हैं, यहाँ मिल गए। पहले यूनमाओ मुझे कभी अपना बॉयफ्रेंड इंट्रोड्यूस नहीं करती थी, हमेशा कहती थी मैं उसका कलीग हूँ। मुझे लगा वो खुश होगी, लेकिन उसका फेस और डार्क हो गया। मैंने इग्नोर किया और इंट्रोड्यूस किया, ये मेरा फ्रेंड है, मैं इसी के साथ खाना खाने आया था। यूनमाओ का एक्सप्रेशन और ख़राब हो गया। तब लूशियन हंसकर बोला, अच्छा, तो सच में आपका फ्रेंड है जो आपको यहाँ खिलाने लाया? लगता है आपका फ्रेंड काफ़ी रिच है, काम क्या करता है? मेरा फ्रेंड थोड़ा इरिटेट हो गया। उसने धीरे से मुझे बोला, ये बंदा इतना अजीब क्यों बात कर रहा है? मैं हल्का सा हंसकर बोला, छोड़ो, आदत हो जाएगी। मेरा फ्रेंड फिर कामली बोला, बस छोटा मोटा बिजनेस करता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। ये सुनकर लूशियन और ज़्यादा स्मग हो गया। वो हंसकर बोला, आजकल बिजनेस करना आसान नहीं है, खून पसीने की कमाई है, ऐसे वेस्ट नहीं करनी चाहिए। मेरे फ्रेंड ने उसकी बात समझ ली, लेकिन उसने कुछ रिप्लाई नहीं किया। मेरे फ्रेंड ने उसका जवाब नहीं दिया। वो धीरे से मुझे बोला, क्या सीन है? तुम्हारा इस बंदे से कुछ प्रॉब्लम है? मैंने छुपाया नहीं, धीरे से बोला, जो लड़की उसके पास है वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। मेरा फ्रेंड पहले से सब जानता था, कैसे मैंने यूनमाओ के साथ स्ट्रगल करके कंपनी बनाई और ब्रेकअप का रीज़न भी। वो हल्का सा हंस पड़ा, फिर ल्यूसिनियन की तरफ देखकर बोला, तुम कह रहे थे ना पैसा खून पसीने का होता है, तो तुम क्या काम करते हो? देखने से तो कुछ खास लग नहीं रहे, कहीं लड़कियों पर डिपेंडेंट तो नहीं हो? ये सुनकर ल्यूसिनियन गुस्सा हो गया। वो लड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन यूनमाओ ने उसे रोक लिया, बस करो, प्रॉब्लम मत क्रिएट करो। फिर वो मेरी तरफ देखकर बोली, ज्ञान, मैं अब मजाक के मूड में नहीं हूं। मुझे पता है तुम किस बात से परेशान हो। अगर तुम वापस आते हो